वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो दर्द और जज्बात से भरी है और उसका नाम है द फ्लाई, जिसको लिखा है कैथरीन मैन्सफील्ड ने। दोस्तों, ये कहानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की है, जहां एक पिता अपने बेटे की मौत के दर्द को समझने की कोशिश करता है। स्टोरी के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे शोक और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ना इंसान के लिए कितना मुश्किल होता है। साथ ही एक छोटी सी मक्खी के स्ट्रगल की कहानी हमें दिखाती है परसिवरेंस और ग्रीफ का सच। तो चलिए इस इमोशनल सफर में शामिल होते हैं और समझते हैं इंसानियत के गहरे पहलू को। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस स्टोरी को शुरू करें, आइए जान लेते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड की लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दोस्तों, कैथरीन मैन्सफील्ड का जन्म 14 अक्टूबर 1888 को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में हुआ था और उनका असली नाम था कैथलीन मैन्सफील्ड बियोसैम। उन्होंने अपनी पढ़ाई वेलिंगटन और लंदन में की। 19 साल की उम्र में उन्होंने न्यूजीलैंड छोड़कर इंग्लैंड में जाकर एक राइटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। वहां उन्होंने अपने साथी लेखक जॉन मिडल्टन मरी से शादी की, जो उनके लेखन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, मैनफील्ड ने मुख्य रूप से आधुनिकतावादी लघु कथाओं की शैली में लेखन किया, जिनमें साइकोलॉजिकल डीप, सामाजिक और पारिवारिक जटिलताओं को बखूबी दर्शाया गया है। उनकी फेमस स्टोरीज में द गार्डन पार्टी, ब्लीस और द फ्लाई शामिल हैं, जो युद्ध, शोक, रिश्तों और जिंदगी की नाजुकता जैसे विषयों पर सेंटर्ड है। उनके भाई लेजली की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मृत्यु ने उनके कई लेखों पर गहरा इम्पैक्ट डाला, खासकर शोक और मानवीय संवेदनाओं के चित्रण में। दोस्तों, मैन्सफील्ड को 1917 में तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया और बीमारी के कारण जनवरी 9, 1923 को उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने लेखक के तौर पर अपनी पहचान बनाई और उनके लेखन की खासियत रही उनकी संक्षिप्त लेकिन गहन और प्रभावशाली शैली, जिसमें भावनाओं और विचारों को सीधे लेकिन सूक्ष्म तरीके से पेश किया गया। दोस्तों, मैन्सफील्ड का लिटरेरी आज भी विश्व भर में पढ़ा और सराहा जाता है और उन्हें मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की एक प्रमुख महिला कहानीकार माना जाता है। तो दोस्तों, वही अगर हम बात करें कैथरीन मैन्सफील्ड की स्टोरी द फ्लाई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और थीम की, तो ये स्टोरी मेन रूप से मृत्यु और उस पर शोक करने की मानवीय प्रक्रिया पर सेंटर्ड है। दोस्तों, कहानी के दो कैरेक्टर्स बॉस और रूडीफील्ड दोनों ने अपने बेटों को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में खोया है। बॉस का कड़वा ग्रीफ उस मक्खी के माध्यम से दर्शाया गया है, जिससे वह बार बार स्याही डालकर मारता है ताकि अपने दुख को दबा सके। दोस्तों, यह दिखाता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दर्द को भूलने या दबाने की कोशिश करते हैं। वहीं बात करें मेमोरी एंड फॉरगेटिंग की, यानी कि स्मृति और भूल की, तो इस स्टोरी में स्मृति की खोखली और अस्थिरता को दिखाई गई है। बॉस अपने बेटे की मृत्यु को याद करता है, लेकिन अंत में वो अपने ग्रीफ को भूलकर मक्खी पर ध्यान केंद्रित कर लेता है। दोस्तों, मैनफील्ड यह संकेत देती हैं कि भूलना कभी कभी दर्द से बचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। दोस्तों, वही बात करें सर्वाइवल और कॉपिंग मैकेनिज्म का, यानी कि बचाव और सामना करने के तरीके का, तो रूडीफील्ड और बॉस दोनों अपने दुख का सामना अलग अलग तरीकों से करते हैं। बॉस बिना रुके काम में लग जाता है, जबकि रूडीफील्ड सीमित स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करता है। मक्खी की जद्दोजहद भी संघर्ष और जीवित रहने की कहानी है। वहीं बात करें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वार की, यानी कि युद्ध के परिणाम की, तो कहानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के प्रभावों को दिखाती है, जिसमें न केवल शारीरिक मौतें बल्कि भावनात्मक और मानसिक टूट फूट भी शामिल है। दोस्तों, वही बात करें मैस्कुलिनिटी एंड इमोशनल सप्रेशन की, यानी कि मर्दाना शक्ल और भावनाओं के दबाव की, तो बॉस का आउटवर्ल्डली मजबूत लेकिन अंदर से कमजोर व्यक्तित्व मर्दानगी के सामाजिक व्यवहारिक रूप और भावनात्मक दबाव को दर्शाता है, जो पुरुषों की संवेदनाओं को छुपाने पर मजबूर करता है। दोस्तों, द फ्लाई एक गहन कहानी है जो डेथ, ग्रीफ, मेमोरी और सर्वाइवल जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को बहुत सूक्ष्म और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। दोस्तों, ये हमें युद्ध और व्यक्तिगत दर्द से निपटने के जटिल मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, ये थीम्स इस स्टोरी को बहुत गहराई और व्यवहारिक अर्थ प्रदान करती हैं, जो इसे आज भी प्रासंगिक और प्रभावशाली बनाती हैं। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं इस स्टोरी द फ्लाई के मेन कैरेक्टर्स के बारे में, ताकि आधी से ज्यादा स्टोरी तो आपको यहीं से समझ में आ जाए। तो पहले कैरेक्टर का नाम है द बॉस। दोस्तों, बॉस इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो एक सफल व्यवसायी है, लेकिन अपने बेटे की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मौत के कारण गहरे शोक में है। उसका नाम नहीं दिया गया, जिससे वह एक आम आदमी का प्रतीक बन जाता है। उसका व्यक्तित्व तो दो पहलुओं वाला है। एक तरफ वो अपने ऑफिस का कड़क सत्ता प्रदान अधिकारी है और वहीं दूसरी तरफ एक दुखी पिता जो अपने बेटे की मौत को स्वीकार नहीं कर पाया। दोस्तों, बॉस का दर्द छिपा हुआ है, वो इसे बाहर नहीं दिखाता, लेकिन अंदर से वो टूट चुका है। उसे अपने बेटे की मौत लंबे समय तक याद रहती है और वो इसे भूलने की कोशिश करता है। दोस्तों, मक्खी की जिद्दी लड़ाई उसे अपने बेटे की जिंदादिली से जोड़ती है, लेकिन जब वो मक्खी को मारता है तो यह अपनी तरफ
खुद के आत्मविचारक व्यवहार का प्रतीक बन जाता है। दोस्तों बॉस का मक्खी का यह परीक्षण उसकी हार को दर्शाता है, जीवन की कठोरता और तकलीफों के सामने इंसान की कमजोर स्थिति को दिखाता है। दोस्तों बॉस की कहानी मृत्यु के बाद जीवन की निराशा, दुख और कॉपिंग मैकेनिज्म की एक गहरी मानसिक छवि प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि कैसे इंसान अपने दर्द को दबाने के लिए बाहरी शक्ति और नियंत्रण का दिखावा करता है, जबकि अंदर से वह टूट चुका होता है। वहीं दूसरे कैरेक्टर का नाम है मिस्टर वुडीफील्ड। दोस्तों वुडीफील्ड बॉस का पुराना कर्मचारी और दोस्त है, जो अपने बेटे की मौत के बाद कम उत्साही और शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है। वो अपने बेटे के कब्रिस्तान की जानकारी लेकर बॉस से मिलने आता है। दोस्तों वुडीफील्ड के खुलकर अपने बेटे की मौत स्वीकार करने और अपने दुख के बारे में बात करने का रवैया बॉस के शोकपूर्ण मनोदशा से टकराता है। उसकी यह बात बॉस के अंदर दबा हुआ दर्द और फिर से यादों में जाने की बात आ जाती है। दोस्तों वुडीफील्ड बॉस के लिए एक ऐसा कैरेक्टर है जो उसकी भावनात्मक जकड़न को तोड़ता है और उसे अपने अतीत से रूबरू कराता है। वह बॉस के स्तर का नहीं बल्कि एक औसत आदमी का प्रतीक है, जिसका सहज और स्वीकारात्मक नजरिया बॉस की गहन मानसिक पीड़ा को और उबाड़ कर रख देता है। दोस्तों वही बात करें द फ्लाई यानी कि मक्खी की, तो मक्खी इस स्टोरी में एक शक्तिशाली सिंबल है जो छोटे जीव की कठिनाइयों और जीवन मरण संघर्ष को दर्शाती है। मक्खी के एक पॉट में गिरने के बाद उसकी बार बार उठने और स्याही गिराए जाने के बावजूद जिंदा रहने की कोशिश बॉस को उसके बेटे की जद्दोजहद की याद दिलाती है। मक्खी की मौत बॉस के शोक और जिंदगी के प्रति उसकी निराशा का सिंबल है। मक्खी का स्ट्रगल और अंत कहानी के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संदर्भों को मजबूत करता है। दोस्तों मक्खी के प्रति बॉस का रवैया सैडिस्टिक भी है और मोसासिस्टिक भी, जो दिखाता है कि वो अपने दर्द को कैसे खुद पर हावी होने देता है। दोस्तों इन कैरेक्टर्स के माध्यम से कहानी एक गहरी परीक्षा प्रस्तुत करती है, जिसमें इंसान की कमजोरियां, दुख से निपटने के तरीके और जीवन में अनिश्चितताओं को बखूबी दिखाया गया। बॉस की मानसिक पीड़ा, वुडीफील्ड का स्वीकार और मक्खी का प्रतीकात्मक संघर्ष कहानी के भावनात्मक और दार्शनिक केंद्र है, जो इसे स्पेशल और परीक्षा के लिए अनूठा बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इस कहानी द फ्लाई को। दोस्तों इस स्टोरी की शुरुआत एक ऑफिस में होती है, जहां बॉस नाम का एक साहसी और प्रभावशाली अधिकारी अपने काम में बिजी है। बॉस के ऑफिस में उसका एक पुराना कर्मचारी और फ्रेंड मिस्टर वुडीफील्ड आता है। वुडीफील्ड हाल ही में स्ट्रोक से उबर रहा है और शारीरिक रूप से कमजोर है। वो अपने परिवार की देखरेख में और हफ्ते में केवल मंगलवार के दिन बाहर जाता है। दोनों पुराने मित्रों की बातचीत में उनके बेटों के मृत्यु का विषय आता है, क्योंकि दोनों के बेटे विश्व युद्ध में मारे गए थे। वुडीफील्ड बताता है कि उसकी पत्नी और बेटियां हाल ही में अपने बेटे के कब्रिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं, साथ ही बॉस के बेटे की कब्र भी देखी है। बॉस ने अभी तक अपने बेटे की कब्र नहीं देखी है। यह बातचीत बॉस के लिए दर्द की पुरानी यादों को ताजा कर देती है। दोस्तों वुडीफील्ड के जाने के बाद बॉस अकेला रह जाता है और अपने बेटे की यादों में खो जाता है। बॉस सोचता है कि उसका बेटा कितना प्रतिभाशाली था, कंपनी में उसकी कितनी कद्र की जाती थी और उसने वो सब कुछ छोड़ दिया जो वे दोनों मिलकर हासिल कर सकते थे, पर युद्ध ने उसकी उम्मीदों और जिंदगी को छीन लिया। इसी समय बॉस की नजर एक मक्खी पर पड़ती है, जो कि उसके स्याही के डिब्बे में गिर चुकी है। वो मक्खी को बचाने की कोशिश करता है, उसे बाहर निकालकर ड्राइंग पेपर पर रखता है। मक्खी स्याही से खुद को साफ करने की कोशिश करती है, लड़ती है, फिर वही बॉस उस पर बार बार स्याही की बूंदें गिराता रहता है। मक्खी फिर से उठने की कोशिश करती है, पर अंत में वो मर जाती है। बॉस मक्खी के मृत शरीर को फेंक देता है और अचानक वो भूल जाता है कि पहले वो किस सोच में था। जो पहले अपने बेटे की याद में था, वो भूल जाता है कि वो पहले क्या सोच रहा था। दोस्तों बॉस इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो अपने बेटे की मौत के बाद गहरे शोक में है। वो बाहरी रूप से कड़क और नियंत्रित है, लेकिन अंदर से टूट चुका है। मक्खी पर उसकी क्रूरता उसके भीतर के भावात्मक दमन और निराशा की अभिव्यक्ति है। वही वुडीफील्ड बॉस का पुराना फ्रेंड और उसका कर्मचारी है, जो स्ट्रोक से कमजोर हो चुका है। उसने अपने बेटे की मृत्यु स्वीकार कर ली है, पर बॉस के लिए दुखी की घटना को फिर से जगाने वाला कैरेक्टर है। वहीं इस स्टोरी में मक्खी जीवन और संघर्ष का प्रतीक है, जो बार बार स्याही से खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर अंत में हार जाती है। मक्खी बॉस के दर्द और जीवन की कठिनाइयों की दुभाषिया है। दोस्तों इस स्टोरी में शोक और मृत्यु, स्मृति और भूल, संघर्ष और जीवित रहने की जिद, भावनात्मक दबाव और मर्दानगी और युद्ध की भावनात्मक प्रभाव को दिखाया गया है। दोस्तों मक्खी कहानी की सबसे इम्पोर्टेंट प्रतीकात्मक भूमिका निभाती है। उसकी जिद और संघर्ष बॉस के भीतर चल रही मानसिक लड़ाई का प्रतिबिंब है। मक्खी के ऊपर स्याही गिराने की क्रूरतापूर्ण क्रिया यह दर्शाती है कि कैसे बॉस अपने व्यक्तिगत दर्द को दबाने और भूलने की कोशिश करता है। जिंदगी को सिर्फ शारीरिक क्षति ही नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा और भावनात्मक टूट फूट भी लेकर आता है।
बॉस का एक्सपीरियंस और उसकी मक्खी के साथ चिखाई गई लड़ाई उसका साफ उदाहरण है कि कैसे इंसान अपने अंदर छिपा दर्द दबा कर रखता है और समय समय पर वह दर्द बाहर आता रहता है। मक्खी की मृत्यु और बॉस का उस पर से अपना ध्यान हटाना जीवन की नाजुकता और विस्मृति का प्रतीक है। दोस्तों, द फ्लाई हमें जीवन और मृत्यु, शोक और भूल, दर्द और सहनशीलता के जटिल रिश्तों पर सोचने को मजबूर करती है। यह स्टोरी दिखाती है कि युद्ध के बाद दोस्तों इस स्टोरी का अंत ओपन है जो रीडर्स को जीवन और शोक के दार्शनिक सवालों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। इस प्रकार द फ्लाई न केवल एक छोटी सी स्टोरी है बल्कि युद्ध के बाद के समाज और मनुष्य के अस्तित्व की एक दार्शनिक गहरी पड़ताल है। दोस्तों, यह एग्जाम के लिए एक बेहतरीन तोहफा है क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल, सोशल और प्रतीकात्मक सभी दृष्टिकोण स्पष्ट और मजबूत है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।